जय हिंद साथियों। शिक्षण उद्देश्यों के बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी वाले खंड में हम लोग मौजूद हैं। और जैसे मैंने हमेशा जब ये कोर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने कहा कि प्रत्येक वीडियो को बिल्कुल नए सिरे से अपडेटेड और ज्यादा मैटर के साथ हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हर बार अगला जो पढ़ाया हुआ होता है वो पिछले वाले से बेटर होता है, होना भी चाहिए। तो हम लोग एक बार ब्लूम की टैक्सोनॉमी की इस अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण खंड में हम लोग साथ में हैं। और शिक्षण विधियों का ये बिल्कुल कॉमन पार्ट होता है। प्रत्येक विषय की शिक्षण विधि से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। क्योंकि जब आप शिक्षण विधियों की बात करते हो, जब आप शिक्षण शास्त्र की बात करते हो, पेडागोजी की बात करते हो, तो तब तक आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी से आप परिचित नहीं हो, तब तक आप समझ लें आपका बिल्कुल अधूरा है। और ये खंड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगे की बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस पे आधारित तो होती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के सापेक्ष आपको कहीं ना कहीं प्रश्नों को देखना पड़ता है। और हम लोग साथ में हैं। और बीएस बुडुंगी इससे पहले एक उद्देश्य वाला जो चैप्टर है, उद्देश्य वाला एक वीडियो है जिसमें हमने उद्देश्य को समझा है और वहां सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को समझा है। वो देखना समीचीन रहेगा, तो वो देखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो उसके सापेक्ष में सारी चर्चाएं आगे बढ़ती हैं। तो ये सारे वीडियोस जो है, जब आप एक क्रम में जब आप देखेंगे तो वो क्रम आपको बहुत ज्यादा एक स्पष्टता से, क्रमबद्धता से आपको सीखने में सहायता देगा। मैं शिक्षण उद्देश्य बीएस ब्लूम की वर्गीकी पे आगे चर्चा करूं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो वर्गीकी जो शब्द है, वर्गीकी या वर्गीकरण जो शब्द है, वर्गीकी या जिसे हम वर्गीकरण कहेंगे, और इसके लिए बीएस ब्लूम ने जो एक शब्द प्रयोग लिया, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी शब्द जो है मूलतः जीव विज्ञान में प्रयुक्त होता है। मूलतः जैविक वर्गीकरण के लिए ये प्रयुक्त होता है। जैविक वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। और इस शब्द का प्रयोग बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में किया। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने एक बालक के सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया को अलग अलग उद्देश्यों में विभाजित किया। हम जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करते हैं तो बिना इन उद्देश्यों की प्राप्ति के एक क्रमबद्धता आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीएस ब्लूम ने सरल से कठिन की और मूर्त से अमूर्त की ओर के क्रम में इनको व्यवस्थित किया है कि यानी कि सबसे सरल वाला उद्देश्य प्राप्त होगा पहले, उसके बाद उससे कठिन वाला, फिर उससे ज्यादा कठिन वाला, फिर उससे ज्यादा कठिन वाला। और इस प्रक्रिया में जब तक निचला उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका अगला उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक ये प्राप्त नहीं होगा जब तक उससे अगला प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि प्रत्येक अगले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे निचले स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम इस बात को चर्चा देखेंगे, पूरी इस टैक्सोनॉमी को हम लोग समझें। इससे पहले हम लोगों को देखना रहेगा कि व्यवहार के, क्योंकि व्यवहार के तीन पक्ष जानना जरूरी है, उन्हीं के सापेक्ष बात होगी। बीएस ब्लूम ने और उनके सहयोगियों ने, बीएस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम नाम है पूरा। और ये इनकी जो पुस्तक थी, मैं एक बार इनकी पुस्तक का नाम और लिख देता हूं यहाँ। पुस्तक थी बीएस ब्लूम की, मुझे याद आ गया, बीएस ब्लूम की ये जो वर्गीकरण इन्होंने दिया, बीएस ब्लूम की पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल एम्स, इस पुस्तक में इन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो कई बार परीक्षा में जैसे ये प्रश्न आ जाता है, इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स, ये पुस्तक किसकी है, ये बीएस ब्लूम की है। देन आपको टैक्सोनॉमी शब्द जैसे आप देखोगे, आप तत्काल इसको कनेक्ट करोगे बीएस ब्लूम से, और ये शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से जुड़ी पुस्तक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल हो जाता है बीएस ब्लूम की इस पुस्तक का। मैं बात कर रहा था बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों ने, और उसके सहयोगियों ने सहयोगियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार के तीन पक्षों का उल्लेख किया। व्यवहार के तीन पक्षों
का उल्लेख करते हुए कहा, उल्लेख करते हुए कहा कि इन तीनों पक्षों का विकास अंतर संबंधित होता है। अभी हम बात करेंगे ये तीन पक्ष कौन से हैं और प्रत्येक पक्ष का संबंध किससे है और ये तीनों पक्षों का विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे है। अंतर संबंधित होता है समग्र विकास की अवधारणा में, समग्र विकास की अवधारणा में इन तीनों का ही, तीनों पर ही फोकस किया जाना आवश्यक है, फोकस किया जाना आवश्यक है। हम जब बच्चे के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया करते हैं तो हम बालक के तीन पक्षों के विकास को हम फोकस करते हैं। और ध्यान रखें, किसी एक पक्ष का विकास हो रहा है, किसी दूसरे पक्ष का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। ये जो तीनों विकास हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित का मतलब जब एक पक्ष का विकास हो रहा होगा तो दूसरे का कुछ सीमा तक कुछ प्रतिशत हो रहा होगा, तीसरे का भी कुछ प्रतिशत हो रहा होगा, जब दूसरे का हो रहा होगा तो पहले और उसका भी प्रतिशत कुछ विकास हो रहा होगा। यानी कि अंतर संबंधित। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष का विकास हो और दूसरे बाकी के दो पक्ष बिल्कुल विकसित ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये पक्ष कौन कौन से हैं, इनका किस से संबंध है, कहां कहां से इनका संबंध है, इनका वर्गीकरण किस किसने किया, इस सब पे विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें व्यवहार के तीन पक्ष कौन से हैं, उन व्यवहार के तीन पक्षों को एक बार देखें। व्यवहार के तीन पक्ष, और उसके बाद आपके पूरी चर्चा आपके जुड़ेगी। व्यवहार के तीन पक्ष। और मैं इस उद्देश्य वाले खंड को मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो उद्देश्य है ब्लूम की वर्ग की है, ये इतने व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो कि आप जब इसको पढ़ लें अच्छे से, एक एक वीडियो कनेक्ट करते हुए, एक एक वीडियो कनेक्ट करते हुए, फिर आपकी समझ इतनी श्रेष्ठ बन जाए, फिर आपको कभी किसी सवाल में कभी आपको अटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। तो व्यवहार के तीन पक्ष आप देखें, व्यवहार के तीनों पक्षों को मैं एक बार, व्यवहार का एक पक्ष, व्यवहार का दूसरा पक्ष, और व्यवहार का तीसरा पक्ष। आप ये देखिए तीन पक्ष, और तीनों पक्ष एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं एक बार इनके नाम डालता हूं। सबसे पहले पहले संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहले पहले हम नामकरण करें। उसके बाद दूसरा जो पक्ष है ये भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, अंग्रेजी इसको बोलेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव यानी कि इमोशनल, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन। ये व्यवहार के तीन पक्ष हैं। सबसे पहला पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। हमारा जानना अभी ये जरूरी है, अभी हम इस बारे में जानेंगे कि ये तीनों व्यवहार के जो पक्ष हैं ये किस किस से संबंधित हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और किसने किए हैं और कब किए हैं। इन सारी चीजों को जानिए, सारी परीक्षा से जुड़ते हैं। मैं इस पूरे खंड पे मैं चाहता हूं कि बहुत विस्तार से बात हो। और सबसे पहले आप देखिए संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, कॉग्निटिव डोमेन जो होता है, ये जो होता है इसका संबंध
इसका संबंध, ये अकेला एक पेज जो है, अकेला ये जो एक पेज है, इसके बाद के सारे पेज जो है, जो स्लाइड बनेंगी वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। हर स्लाइड को आप अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे। इसका संबंध यानी कि किसका, कॉग्निटिव डोमेन का, इसका संबंध बौद्धिक, बौद्धिक यानी कि मानसिक क्षमताओं से होता है, मानसिक क्षमताओं से होता है। ये क्या चीज है, बौद्धिक या मानसिक क्षमताएं क्या है? आपको जब भी कोई सिखाने की, पढ़ने पढ़ाने की, सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें आप तथ्यों को जानते हैं, समझते हैं, आप उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, व्यवहारिक तौर पर उपयोग करते हैं, तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया जिसने आपका आपका मानसिक विकास किया, वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है। जैसे मैं अब आपको ये जो समझा रहा हूं, इस समझाने से आपको जो जो जानकारियां मिल रही हैं, जिस जिस चीज को आप सीख रहे हो, इसका मतलब आपके संज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। तो कॉग्निटिव डोमेन वो होता है जिसका संबंध बौद्धिक यानी कि मानसिक पक्ष से होता है। ये प्रश्न परीक्षा में बनता है। भावात्मक पक्ष जो होता है, इसका संबंध, इसका संबंध, इसका नाम ही भावात्मक है, इसका संबंध भावनाओं यानी कि इमोशंस है ना, भावनाओं यानी कि इमोशंस, संवेगों, संवेगों, रुचियों, अभिप्रेरणाओं से होता है, अभिप्रेरणाओं से होता है। जो आपकी रुचियां हैं, जो आपके संवेग है, इमोशंस जो है, ये ध्यान रखो, ये इमोशनल पक्ष है आपका। तो हम अगर किसी बच्चे का केवल संज्ञानात्मक विकास करें, केवल उसको सिखाएं 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 सिखाएं, किताबी कीड़ा बच्चा बन जाए, उसका भावात्मक पक्ष का विकास ना हो, इसका मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया अधूरी है। तो हम इस भावात्मक पक्ष को भावनाओं से, संवेगों से, रुचियों से, अभिप्रेरणाओं से इससे जोड़ते हैं। और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष होता है, इसका भी विकास होना जरूरी है। और ये होता है, इससे कौशलों से संबंध होता है, इसका कौशलों से, कौशलों से यानी कि कौशलों से यानी कि गति युक्त व्यवहार से, गति युक्त व्यवहार से, या एक और शब्द आता है हस्तचालित, हस्तचालित क्रियाओं से, क्रियाओं से संबंध होता है। तो इस स्लाइड के मूल मंतव्य को आपको समझना है। पहले, सबसे पहले ये समझना है कि व्यवहार के पक्ष कितने हैं। व्यवहार के पक्ष 3 हैं, और उन 3 पक्षों में, और ये आप देखिए तीनों गोले एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। अंदर समाहित का मतलब ये कि इनका तीनों का संबंध एक दूसरे से, एक का विकास होगा तो दूसरे का भी आंशिक हो रहा होगा। तो पहला पहला पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, और संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम मानसिक शक्तियों की बात करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं की बात करते हैं। दूसरा पक्ष होता है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हम भावनाओं की बात करते हैं। और तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष भी इसको बोलते हैं, जिसमें आप कुछ हस्तचालित क्रियाएं करते हैं, जिसमें आप कुछ चला करके सीखते हैं। और ये आप देखें, जैसे मैं इसको उसके फॉर्मूले में जैसे व्यक्त करते हैं, जैसे कई बार इसको एच एच, इसको एच एच, और एच का मतलब, इसका मतलब हर्ट, इस एच का मतलब हैंड, इस हेड, और इसका मतलब हैंड, हेड, हेड, हर्ट और हैंड। दिमाग से सीखना है, हर्ट से भावनाएं व्यक्त होंगी, हाथों से कौशल सीखा जाएगा। मैं कई बार बच्चों को जब ये तीनों पक्ष में समझाता हूं, तो एक छोटे से उदाहरण से ये तीनों पक्ष बच्चों की समझ में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्ची है, कोई लड़की है 15-20 साल की, उसको खाना पकाना नहीं आता है। वो अपनी माँ से ये कहती है कि मम्मी मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता है, ABCD भी नहीं आती है, कोई जानकारी नहीं है। उसकी मम्मी उसे अपने पास बिठाती है, किसी पर्टिकुलर एक डिश का नाम लेकर के, और पर्टिकुलर एक डिश से जुड़े सारे तथ्य उसको बताती है, सारे तथ्य उसको बताती है कि देखो इस डिश को बनाना है तो इतनी सामग्री ये लेनी पड़ेगी, इतनी सामग्री ये लेनी है, इतनी नमक मिर्च हल्दी लेने, इतना तेल लेना है, इतना ये लेना है, फिर इसको इतनी देर कुक करना है।
फिर इसे इतनी देर तक ठंडा होने देना है, फिर उसके बाद इसमें ये करना वो करना, वो सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य उसको बताती है। वो बेटी, वो बच्ची सारे तथ्यों को सुनती है, जानती है, समझती है। अब उसके दिमाग में वो सारे तथ्य समाहित हो गए हैं। अब उसे पूरी प्रक्रिया समझ आ गई, पूरी प्रक्रिया के बारे में जान लिया है, पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। इसका मतलब उसके संज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो गया। लेकिन आप सोच करके देखें कि उसने सब कुछ जान लेने के बाद बीच में कोई सवाल भी नहीं पूछा, ना उसको खाना बनाने की उसकी कोई इच्छा जागृत हुई, कोई रुचि उसके अंदर इच्छा बनाने की नहीं है, भोजन बनाने की। इसका मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास तो हो गया, लेकिन उसका भावात्मक विकास नहीं हुआ। तो वही बच्ची अब अगर ये कहे सारे जानने के बाद, सारे तथ्य समझ लेने के बाद कि नहीं अब मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, मुझे मेरी इच्छा, तीव्र इच्छा है कि मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं, इसका मतलब उसके भावात्मक पक्ष का भी विकास हो रहा है। फिर उसके बाद वो जब भोजन बनाती है, जब भोजन बनाएगी तो अपने हाथों से करके देखेगी, कौशल गति युक्त व्यवहार है। तो उसने खाना बना लिया, बुरा बनाया अच्छा बनाया ये अलग बात है, लेकिन उसने खाना बना लिया, इसका मतलब उसके कौशल का भी विकास हो रहा है। तो जो जाना, सुना, समझा, दिमाग में जो सीखा, वो सब संज्ञानात्मक पक्ष था। खाना बनाने की प्रेरणा ये भावात्मक पक्ष है, और खाना हाथ से बनाया ये क्रियात्मक पक्ष है। इसीलिए इसको बोलते हैं हेड, इसके लिए बोलते हैं हेड हर्ट हैंड, हेड हर्ट हैंड। और ये आपको ध्यान रखते हैं, हेड हर्ट हैंड, यानी कि हार्ट का संबंध वैसी भावनाओं से होता है, हैंड का अर्थ वैसे ही, हैंड का संबंध वैसी कौशलों से होता है। व्यवहार के तीन पक्ष, किस पक्ष का संबंध किससे होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है। तो बीएस ब्लूम ने, हम बात कर रहे थे बीएस ब्लूम की वर्गीकी की, और बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों ने क्या किया, बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों ने व्यवहार के तीन पक्षों के, हमको जब उद्देश्य पढ़ने हैं तो तीनों पक्षों के सापेक्ष हमको जानना जरूरी होगा। ये तीन पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों को मानना था कि हमको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इन तीनों पक्षों का विकास करना जरूरी है, और इन तीनों पक्षों के अंदर कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, इन तीनों पक्षों के अंदर कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। वो उद्देश्य कौन से थे, फिर उन उद्देश्यों में क्रियाएं कौन कौन सी हैं, पृथक पृथक वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से उद्देश्य, ये तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन उन उद्देश्यों में क्रियाएं कौन सी हैं, भावात्मक में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, क्रियात्मक में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ये आपके लिए बड़ा जानना जरूरी होता है। तो हम व्यवहार के तीन पक्ष और इन तीन पक्षों के सापेक्ष अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। व्यवहार के तीन पक्षों में सबसे पहले पहले जो संज्ञानात्मक पक्ष था, नंबर एक संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। और संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले इसका ये देखेंगे, इसका 1956 में बी एस ब्लूम ने, खुद ने, बी एस ब्लूम ने इस पक्ष के अंतर्गत, इस पक्ष के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया। और ध्यान रखो, मैं बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ इसके जो संशोधन थे, आरसीईएम संशोधन था, रॉबर्ट मेकर का संशोधन था, उन संशोधनों से भी हम लोग परिचित होंगे कि किस पक्ष के अंदर कौन कौन से संशोधन हुए। ये परीक्षा से ये भी सवाल जोड़ते हैं, बड़े इंपोर्टेंट। तो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या, किन उद्देश्यों का निर्धारण किया, 6 उद्देश्यों का निर्धारण किया। और ये आपको समझना है, मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि उद्देश्यों का जो निर्धारण होगा, मैं इसमें एक एक स्लाइड अलग से बना देता हूं। बीएस ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने, बीएस ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने व्यवहार के, व्यवहार के इन तीनों पक्षों, इन तीनों पक्षों के अंतर्गत कुछ उद्देश्यों का, कुछ उद्देश्यों का
निर्धारण सरल से कठिन, ध्यान रखेंगे, सरल से कठिन, या जिसे आप मूर्त से अमूर्त भी बोल सकते हो, मूर्त से अमूर्त के क्रम में किया, के क्रम में किया तथा, और सरल से कठिन है कि सबसे पहले सरल उद्देश्य प्राप्त होगा, उसके बाद उससे कठिन प्राप्त होगा, उसके बाद उससे कठिन प्राप्त होगा, उसके बाद उससे कठिन प्राप्त होगा। मूर्त से अमूर्त में पहले मूर्त उद्देश्य, फिर उसके बाद तो करते करते आपकी जो दिशा रहेगी वो अमूर्त उद्देश्य की प्राप्ति तक रहेगी। यानी कि बच्चा सरल से कठिन की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो के क्रम में किया तथा कहा कि बिना बिना निचले स्तर का, बिना निचले स्तर का उद्देश्य प्राप्त किए, बिना निचले स्तर का उद्देश्य प्राप्त किए उच्च स्तर का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को अभी हम समझेंगे। मैं अभी इस लाइन को वापस समझाऊंगा। निचले स्तर का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा तो उच्च उच्च स्तर का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। ये क्या, इस बात का क्या अर्थ है? तो इससे जानने के लिए हम सबसे पहले पहले जो वर्गीकरण हमारा हुआ, सबसे पहले पहला वर्गीकरण संज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम ने किया, 1956 में किया। ये ध्यान रखेंगे कब हुआ, किसने किया, क्योंकि अभी भावात्मक पक्ष में कृतवाल और मसीहा जुड़ेंगे, क्रियात्मक पक्ष में सिम्पसन का, किवलर का, ये हम देखेंगे। तो किसने किया और कब किया, ये सारा का सारा हमको समझना है। इसके अंतर्गत कुल 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए, और मैंने जैसे कहा कि निचले स्तर से, हम नीचे से लिखेंगे, ध्यान रखो हमारी जो दिशा होगी वो नीचे से होगी, नीचे से ऊपर की ओर, है ना, नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि सबसे पहला पहला उद्देश्य जो आएगा वो सबसे पहला पहला उद्देश्य नीचे आएगा। तो पहला पहला उद्देश्य जो है इसमें निर्धारित किया वो किया ज्ञान। कुल 6 उद्देश्य निर्धारित किए, 6 उद्देश्य। इसको एक उस पर लिख देता हूं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देता हूं मैं। 6 उद्देश्य निर्धारित किए, और वो 6 उद्देश्य में सबसे पहला पहला था ज्ञान, यानी कि नॉलेज। मैं अंग्रेजी टर्म भी सबके साथ साथ लिख देता हूं, नॉलेज। दूसरा अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन। ये अंडरस्टैंडिंग भी आप इसे बोल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध। तीसरा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जिसे हम ज्ञानोपयोग भी बोलते हैं, ज्ञानोपयोग, यानी कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग यानी कि ज्ञानोपयोग, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तीसरा, चौथा विश्लेषण, विश्लेषण, एनालिसिस। पांचवा संश्लेषण, संश्लेषण, सिंथेसिस। सिंथेसिस। और छठा सबसे उच्च होता है वो मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन।
और ध्यान रखें ये जो दिशा जारी है, ये दिशा नीचे से ऊपर है, ये दिशा नीचे से ऊपर है, ये सबसे ऊपर, ये पहला नहीं है, पहला ये है ज्ञान। और मैं आपको बता दूं कि ये इन उद्देश्यों के नाम जानना ही अपने आप में बड़ा एक प्रश्न होता है। संज्ञानात्मक पक्ष संबंध किससे है? बौद्धिक क्षमताओं से, मानसिक क्षमताओं से। किसने वर्गीकरण किया? बीएस ब्लूम ने किया। कब किया? 1956 में किया। कितने उद्देश्य निर्धारित हुए? 6 उद्देश्य निर्धारित हुए। वो 6 उद्देश्य कौन से थे? परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और आता है कि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य, आप देखेंगे कई सारी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में जहां उद्देश्य से जुड़े सवाल आते हैं तो वहां ब्लूम की टैक्सोनॉमी से वहां पे प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य होते हैं वो 6, अगर आपको याद होते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो 4 जो विकल्प दिए होंगे उन 4 विकल्पों में इन 6 में से कोई से 3 होंगे और एक अलग वाला होगा जो उद्देश्य संज्ञानात्मक का नहीं होगा। और आपको ये याद उठाना होता है कि यार 6 कौन से थे, तो फिर जो नहीं है संज्ञानात्मक पक्ष का, फिर जो उद्देश्य नहीं उसे आप अच्छे से बता सकते हो। जैसे मुझे याद आ रहा है एक परीक्षा में सवाल आया था कि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। उसमें विकल्प थे अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और आग्रहण। अब आग्रहण उसका नहीं था, आग्रहण अभी भावात्मक पक्ष में आएगा। तो ज्ञान, अवबोध, अच्छा इनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हैं? ज्ञान, उद्देश्य। और ये जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको लिखाया था कि जब तक निचले स्तर का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा तब तक उच्च स्तर का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे समझ लीजिए कि ज्ञान सबसे पहला उद्देश्य है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे पहले ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त होगा। जब ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा तब अवबोध का उद्देश्य प्राप्त होगा। तो बिना ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त किए आप अवबोध का उद्देश्य प्राप्ति नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे ये वस्तु क्या है, बच्चों को मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं और बच्चों ने उस जानकारी को सुन लिया, इस वस्तु को पहचान लिया, मतलब उनके ज्ञान का उद्देश्य पूरा हो गया। मैंने फिर दूसरी वस्तु ली कि ये वस्तु क्या है, इसकी जानकारी दी और बच्चों ने इसकी जानकारी को सुन लिया, देख लिया, पहचान लिया, ये उनका दूसरा ज्ञान का उद्देश्य, उनका ये भी पूरा हुआ। तो ये वस्तु क्या है, ये वस्तु क्या है, इन दोनों के बारे में जानकारी सुन ली, पहचान ली वस्तुओं को, यानी कि ज्ञान का उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं अगर ये पूछूं कि बताओ इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों वस्तुओं में अंतर क्या है, ये अंतर बता पाना ये अवबोध का प्रतीक है, यानी कि बच्चों की समझ पर डिपेंड करेगा। तो अब बच्चे इन दोनों वस्तुओं का अंतर अगर बता सकते हैं, अगर बता देते हैं, इसका मतलब उनका अवबोध का उद्देश्य पूरा है। लेकिन आप सोच के देखो कि आपने इस वस्तु के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं है, इस वस्तु के बारे में भी बताया नहीं है, यानी कि बच्चों के ज्ञान का उद्देश्य पूरा किया ही नहीं है। फिर आप बच्चों से डायरेक्ट पूछते हो कि इन दोनों वस्तुओं में अंतर क्या है, तो बच्चे नहीं बता सकते हैं। ज्ञान का उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक अवबोध का पूरा नहीं होगा, जब तक अवबोध का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक बच्चा अनुप्रयोग नहीं कर सकता, जब तक अनुप्रयोग के उद्देश्य पे नहीं पहुंचेगा, तब तक विश्लेषण नहीं कर पाएगा, विश्लेषण नहीं करेगा जब तक संश्लेषण नहीं करेगा, और जब तक संश्लेषण नहीं होगा जब तक मूल्यांकन। बच्चे ने मुझसे ये पूछा, बच्चों ने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैंने पिछले सेशन में कभी डिस्कस भी किया कि सर एक बच्चे ने मान लीजिए विश्लेषण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, तो क्या ये माना जाए कि उसने निचले स्तर के सारे उद्देश्य प्राप्त कर लिए? मैंने कहा यस। अगर मान लीजिए एक उच्च स्तरीय उद्देश्य की प्राप्ति उससे निचले उद्देश्यों की प्राप्ति की सुनिश्चितता बताती है, इसका मतलब उसने निचले स्तर के उद्देश्य प्राप्त किए होंगे तभी उच्च स्तरीय उद्देश्य प्राप्त कर रहा है। इसको ऐसे समझिए सरल उदाहरण से कि एक बच्चा, मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक बच्चा 4थी सीढ़ी पर है और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या उसने पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी चढ़ ली है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी चढ़ेगा तभी 4थी पर पहुंचेगा। यानी कि हर उद्देश्य जो है, इसीलिए मैंने तीर का निशान ऊपर लगाया है, ये तीर के निशान ऊपर है, यानी कि सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इस स्लाइड से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष के हैं, कब इसका वर्गीकरण हुआ, किसने किया, इसका संबंध किस पक्ष से होता है, बौद्धिक क्षमताओं से होता है, मानसिक क्षमताओं से होता है, संज्ञानात्मक पक्ष का ये पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण क्या है? दूसरा वर्गीकरण देखें आप, दूसरा भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष, और आपको मैंने बता ही दिया कि भावात्मक पक्ष जिसका संबंध हार्ट से होगा, भावनाओं से, संवेगों से होगा, इमोशंस से होगा। और ये जो पक्ष है, इस पक्ष का वर्गीकरण 1964 में
1964 में कृतवाल, मसीहा ने वर्गीकरण किया। खुद बीएस ब्लूम भी इसमें शामिल थे, इनके सहयोग के लिए बीएस ब्लूम भी शामिल थे, लेकिन जो पृथक जो नाम है वो आपको ध्यान रखना, कृतवाल और मसीहा, इन्होंने वर्गीकरण किया और कुल उद्देश्य जो निर्धारित किए, कुल उद्देश्य निर्धारित किए, 6 उद्देश्य। 6 उद्देश्य कौन से हैं? किसी किसी पुस्तक में आप 5 भी पढ़ते हो, 6 डिटेल में है, मैं 6 पूरे डिटेल में जो है उनको लिखा देता हूं। और इसके जो उद्देश्य निर्धारित हुए वो भी उसी क्रम में आएंगे जैसे मैंने कहा था आपसे, वो भी नीचे से ऊपर के क्रम में आएंगे, है ना। यानी कि इनकी दिशा भी ऐसे ही होगी, इनकी दिशा भी ऐसे ही होगी ऊपर की ओर। तो सबसे पहला जो उद्देश्य, आग्रहण, आग्रहण हिंदी में, अंग्रेजी में है रिसीविंग। इनके अंदर कौन सी क्रियाएं हैं, ये आग्रहण है क्या, इसे विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। आपको कौन सा पक्ष है, किसने वर्गीकरण किया, कब किया, उसके अंतर्गत कितने उद्देश्य हैं, कौन कौन से, ये इस वीडियो में सबसे पहले आप समझ, और व्यवहार के पक्ष क्या है, क्योंकि इन प्रत्येक पे मैं विस्तार से चर्चा क्रिया करने वाला हूं। सबसे पहला आग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, अनुक्रिया, रेस्पोंडिंग, रेस्पोंडिंग, तीसरा अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। मैं इसीलिए अंग्रेजी टर्म आपको लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी की जो टर्म है, रिसीविंग ग्रहण करना, रिसीव करना, रेस्पोंडिंग उत्तर देना, अनुक्रिया यानी कि रेस्पोंड करना, वैल्यूइंग एक वैल्यू देना, किसी चीज को एक एक महत्व देना, एक वैल्यू देना, एक मूल्य देना, इसे अनुमूल्यन, ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा संप्रत्ययीकरण, संप्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। पांचवा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। और छठवां चारित्रीकरण, चारित्रीकरण या विशेषीकरण, दोनों शब्द आते हैं, चारित्रीकरण या विशेषीकरण, अंग्रेजी इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग, ये अलग अलग CIC मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको ध्यान रहेगा। 6 उद्देश्य भावात्मक पक्ष के, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, बीएस ब्लूम ने किया, 1956 में वर्गीकरण किया। मानसिक बौद्धिक क्षमताओं से इसका संबंध होता है। ये दूसरा भावात्मक पक्ष, भावात्मक भावनाओं से संबंध होता है, संवेगों से संबंध होता है। 1964 में कृतवाल और मसीहा ने इसका वर्गीकरण किया, 6 उद्देश्य बताए, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण, संगठन और विशेषीकरण, चारित्रीकरण जिसे हम कहेंगे। तो ये जो 6 हैं, जैसे अभी मैंने जैसे इसमें बोला था आपको संज्ञानात्मक पक्ष में कि कौन परीक्षा में सवाल बनता है और बना है कि कौन सा एक उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। जो 4 विकल्प दिए जाएंगे उनमें इनमें से कोई से 3 होंगे, एक कहीं अन्यत्र होगा, आपको ये पहचान ना रहेगा कि कौन सा आपका संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। तो ये आप काम तब कर पाते हैं जब आपको 6 याद होती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है
कि संज्ञानात्मक, और ये प्रश्न जो है वो तीनों पक्षों से बनेंगे, संज्ञानात्मक से भी बनेगा, भावात्मक से भी और क्रियात्मक से भी प्रश्न। और आप देखेंगे गत परीक्षा में ये भी प्रश्न आए हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला उद्देश्य, सबसे निचला मतलब सबसे पहला उद्देश्य कौन सा होता है, सबसे निचला उद्देश्य ज्ञान होता है। और अभी पिछली परीक्षा में तो यही सवाल आया था कि संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम उद्देश्य क्या है, उच्चतम स्तर क्या है, मूल्यांकन। तो सबसे निम्नतम, सबसे उच्चतम, कौन सा एक है, कौन सा एक नहीं है, आप समझ रहे हैं? मतलब आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। आप जब उन 6 उद्देश्यों को अच्छे से दिमाग में रख पाएंगे तो सबसे निचला कौन सा, सबसे उच्च क्रम में कौन सा, सही क्रम कौन सा, इनको अगर क्रम में जमाया जाए तो ध्यान रखो क्रम यही आएगा। सबसे पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर मूल संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, ये क्रम आएगा। अब बीच में कहीं से क्रम तोड़ करके 4 का क्रम दे दिया, आपको ये समझना रहेगा कि हमको किस क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ये इनका क्रम है, ध्यान रखिए, ये इनका क्रम है। ये आपको मैं बार बार मैं आपको इसलिए इंगित कर रहा हूं कि आपको क्रम से, ये निम्नतम है, इसको भी मैं लिख देता हूं। ये निम्नतम है, किसी अन्य स्याही से मैं लिख दूं, किससे लिखूं मैं, इस स्याही से एक बार लिख देता हूं। ध्यान रखो ये निम्नतम स्तर है, ये निम्नतम स्तर है और ये उच्चतम स्तर है। कहां लिखूं मैं, ये उच्चतम स्तर है, निम्नतम स्तर, उच्चतम स्तर। ठीक इसी प्रकार से भावात्मक पक्ष का ये निम्नतम स्तर है, निम्नतम स्तर, और ये उच्चतम स्तर है। तो परीक्षा में इसमें से भी वही सवाल बनेगा, इसमें इस खंड से भी वही सवाल बनेगा कि निम्न में से कौन सा एक भावात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है। अब भावात्मक पक्ष का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, अगर आपको वो याद होंगे, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यीकरण, संगठन और चारित्रीकरण, अगर आपको वो पूरे 6 नाम याद है तो कौन सा एक है, कौन सा एक नहीं है, ये आप निकाल पाओगे। भावात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, 100% डंकी की चोट पर अगर आपको याद होगा तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, आप तुरंत टिक करेंगे। आग्रहण सबसे निम्नतम स्तर पर होता है। भावात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है, चारित्रीकरण या विशेषीकरण सबसे उच्चतम स्तर होता है। इस पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, क्रथवाल और मसीहा ने किया। कब किया, 1964 में किया। इस पक्ष का संबंध किससे होता है, भावनाओं से, संवेगों से होता है, रुचियों से होता है, अभिप्रेरणाओं से होता है। कितने सारे प्रश्न आपके बन रहे हो, कितने सारे प्रश्न आपके बनते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो भावात्मक पक्ष का, और तीसरा पक्ष जो लास्ट पक्ष है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फिर अगले वीडियोज में हम इनकी क्रियाओं के बारे में समझेंगे, इनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं रहेंगी, और फिर एक टेबल भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो तीसरा जो पक्ष रहेगा, तीसरा पक्ष वो क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष जिसे आपने कौशलात्मक पक्ष भी कहा है, कौशलात्मक पक्ष। और इसका वर्गीकरण 1969 में सिम्पसन, इसमें 1969 का सिम्पसन का वर्गीकरण और 1970 का केवलर का वर्गीकरण। ये देखना जरूरी होता है, सिम्पसन का भी हम देखेंगे, केवलर का भी हम देखेंगे, और फिर ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संशोधन कौन कौन से, जैसे मैंने कहा आपको RCEM संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मेगर का संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे संशोधन के साथ ये यानी कि हमारे जो पूरे वीडियोस जो बनेंगे ना, ये पूरे वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। मैं आपसे फिर मैं बात कर रहा हूं कि आपको ये सारे वीडियोस जो है वो बड़े अच्छे क्रम में आपको देखने हैं, समझने हैं। पूरा कोर्स आपका शिक्षण विधियों का ऐसा हो जाए कि मजबूती से एक बार समझ लें, फिर परीक्षा में समझ ही काम करती है। परीक्षा में आजकल जो सवाल आ रहे हैं, हमने जब जब मैंने आंसर की में जब जब बच्चों को सवाल जो आए हैं और उसके बारे में मैंने बच्चों को बताया, तो मैंने कहा कि आपकी समझ जब तक विकसित नहीं होगी, जब तक आपका एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं बनेगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। तो हम सिम्पसन के वर्गीकरण को देखें, केवलर के वर्गीकरण को बाद में देखेंगे, पहले हम सिम्पसन के। तो ये ध्यान रखेंगे क्रियात्मक पक्ष, इसका संबंध, इसमें भी 6 उद्देश्य हैं, इसमें भी 6 उद्देश्य हैं। और ये सिम्पसन के 6 उद्देश्य, सिम्पसन के, केवलर के मैं भी आपको लिखा देता हूं।
तो आप ये देखिए क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य हैं और उनके नाम क्या है और उनका क्रम क्या है, और वो भी आप बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखेंगे जैसे बाकी अन्य पक्षों का। इसकी भी दिशा ये सबसे पहला पहला होगा उद्दीपन, या जिसे अनुकरण भी बोलते हैं। क्रियात्मक पक्ष का उद्दीपन, अंग्रेजी में दो नाम आएंगे, इंपल्सन या इमिटेशन। इंपल्सन या इमिटेशन, ये पहला पहला उद्देश्य है, पहला पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कार्य करना। लेकिन कार्य करना कैसे, ये मैं विस्तार से जब अलग अलग संज्ञानात्मक पक्ष की अलग सारे उद्देश्यों की अलग क्रियाएं, भावात्मक पक्ष से सारे उद्देश्यों की क्रियाएं, क्रियात्मक पक्ष से सारे उद्देश्यों की क्रियाएं, ये सब के अलग अलग वीडियो बना करके आपकी विस्तृत समझ में आपको बनाऊंगा, वहां पे बात करेंगे। कार्य करना का मतलब सामान्य तौर पे कार्य नहीं करना, कार्य करना का मतलब निर्देशों के अनुसार, बताए अनुसार कार्य करना। अंग्रेजी में इसका नाम होगा मैनिपुलेशन। बच्चा कौशल सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले पहले इम्पल्सन उद्दीपन यानी कि इमिटेशन यानी कि अनुकरण करके सीखता है, उसके अंदर से उद्दीपन आता है तब सीखता है। दूसरी प्रक्रिया में वो कौशलों का अर्जन में फिर वो मैनिपुलेशन यानी कि निर्देशों के अनुसार कार्य करके सीखता है। ये दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य जो होता है वो होता है परिशुद्धता। परिशुद्धता, इसका एक और नाम होता है नियंत्रण, जहां पर बच्चा अपनी त्रुटियों पे नियंत्रण करता है, कंट्रोल इसको बोलते हैं, कंट्रोल। ये तीसरा उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य जो होता है वो होता है समन्वय। समन्वय यानी कि जोड़बंदी भी इसका एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, जोड़बंदी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जोड़बंदी, कोऑर्डिनेशन। पांचवा होता है, इस प्रक्रिया में पांचवा जो होता है कौशल अर्जन की प्रक्रिया में, वो होता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजिंग, नेचुरलाइज। और सबसे उच्चतम जो होता है, सबसे अंतिम जो उद्देश्य होता है छठवां, वो होता है आदत निर्माण। आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। ये छह उद्देश्य, क्रियात्मक पक्ष के छह उद्देश्य, ये 1969 में सिम्पसन ने किए। ये सिम्पसन की वर्गीकरण सिम्पसन के है। केवलर के भी हम देखेंगे, केवलर के मैं अलग से आपको नोट करा दूं, लेकिन यहां से आप इसको समझ लीजिए कि क्रियात्मक पक्ष का 1969 में सिम्पसन ने वर्गीकरण किया और इन छह उद्देश्यों का निर्धारण किया। सबसे पहले पहला उद्दीपन यानी कि अनुकरण, दूसरा कार्य करना, तीसरा परिशुद्धता नियंत्रण, चौथा समन्वय जोड़बंदी। और मैंने जैसे अभी आपको कहा था संज्ञानात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में, कि आपको हर हालत में ये ध्यान रखना है कि इनका निम्नतम स्तर कौन सा है, इनका उच्चतम स्तर कौन सा है। परीक्षा में सवाल आएगा कि कौन सा एक क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है। ये छह आपको याद होंगे, अच्छे से आप तय करवाओगे कौन सा एक नहीं है। क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम स्तर क्या है, सबसे निम्नतम स्तर यानी कि सबसे निचला उद्देश्य क्या है, सबसे पहला पहला उद्देश्य क्या है, उद्दीपन यानी कि अनुकरण है। सबसे उच्चतम उद्देश्य क्या है, तो मैं यहां भी लिख देता हूं, निम्नतम और उच्चतम का नोट यहां भी लगा देता हूं। ये निम्नतम है, ये निम्नतम स्तर है और ये उच्चतम स्तर है। तो क्रियात्मक पक्ष का, कौशलात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है, सबसे उच्चतम स्तर होता है आपका
आदत निर्माण। और ये जो वर्गीकरण दिया, ये वर्गीकरण सिम्पसन के द्वारा 1969 में दिया गया। ये तीनों प्रकार के उद्देश्य क्या है, तीनों प्रकार के उद्देश्यों में कौन कौन से, तीनों प्रकार के पक्षों में कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, ये आपको ध्यान से देखना है। किवलर 1970 में, इसने 1970 में दिए क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। और इसने जो उद्देश्य बताए वो सबसे पहले बताया स्थूल शरीर गति, स्थूल शरीर गति, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, यानी कि क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य में सबसे पहली जो बात कही कि ग्रॉस बॉडी मूवमेंट आए, ये मतलब शरीर के अंदर गति आए, ये केवलर का सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था गति में उचित समन्वय, गति में उचित समन्वय, गति में उचित समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि जो जो गति शरीर के अंदर है, शरीर के अंगों में जो गति है, वो शरीर के अंगों में गति एक कोऑर्डिनेट तरीके से हो, समन्वित तरीके से हो। तो स्थूल शरीर गति, ये दूसरा स्थूल शरीर गति पहला ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, दूसरा गति में ये जो गतियां हैं शरीर के अंगों की, इनमें उचित समन्वय हो, तीसरा अशाब्दिक संचार, कम्युनिकेशन है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अशाब्दिक संचार, बिना मतलब शब्द नहीं बोलना है, बिना शब्द के हाव भाव से, अपने संकेतों से, अपनी मुद्राओं से, ये कौशलात्मक पक्ष का एक तीसरा उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया, अशाब्दिक संचार। और चौथा था वाणी व्यवहार, वाणी व्यवहार यानी कि स्पीच बिहेवियर। तो ये क्रियात्मक पक्ष का ध्यान रखो, ये क्रियात्मक पक्ष का केवलर का वर्गीकरण है। हालांकि यहां से जुड़ी ये समझना आपको जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कहां से सवाल उठा है, आजकल तो पता ही नहीं लगता है कहां से सवाल उठाता है। लेकिन मुख्य जो वर्गीकरण था सिम्पसन का, ये सिम्पसन का आपको ध्यान रखना है। सिम्पसन के वर्गीकरण में 1969 में सिम्पसन ने ये तो इन्होंने 1970 में दिया, 1970 में दिया केवलर ने, लेकिन 1969 का सिम्पसन का वर्गीकरण ही प्राय पढ़ा जाता है। और ये जो 6 उद्देश्य होते हैं, 6 उद्देश्य, जहां से हम इंपल्सन यानी कि अनुकरण से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद मैनिपुलेशन कार्य करना, उसके बाद परिशुद्धता नियंत्रण, उसके बाद समन्वय जोड़बंदी, स्वाभाविकरण नेचुरलाइजेशन, और हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण। ये जो 6 उद्देश्य हैं, इस खंड के अंतर्गत आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट जो बातें हैं, वो आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट बातें यही ध्यान रखनी है। सबसे एक एक करके आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हैं ये आगे के वीडियो का आधार बनेंगी। और जब तक आप इस वीडियो की एक एक बात को आप नहीं समझ लोगे, ध्यान रखो, आगे की वीडियो फिर आपको उतना मजा नहीं देंगे। और एक पूरे क्रम में समझने से मैं आपको बता सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि इतनी श्रेष्ठतम समझ आपकी बनेगी कि आप फिर उद्देश्यों से, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से जुड़ा कोई सवाल आप गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे थे, एक बार सारी स्लाइडों का रिवीजन कर लेते हैं। बीएस ब्लूम की एक प्रसिद्ध पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स, ये प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। और इसमें इन्होंने
शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, और वो वर्गीकरण में इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया टैक्सोनॉमी, वास्तव में जैविक वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में बना है कि टैक्सोनॉमी शब्द उन्होंने कहां से लिया है, जैविक वर्गीकरण से लिया है बीएस ब्लूम ने। पुस्तक का नाम था, और इस ब्लूम की वर्गीकी में ब्लूम ने और उसके सहयोगियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार के 3 पक्षों की बात, व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, और उन तीनों पक्षों का संबंध अलग अलग हमारे पूरे बॉडी के, हमारे पूरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अलग अलग खंडों से होता है। जैसे एक पक्ष का संबंध हमारी मानसिक क्षमताओं से, हम सीखेंगे जितना, जानेंगे जितना, समझेंगे जितना, वो हमारे बौद्धिक पक्ष का विकास हो रहा है, यानी कि मेरी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है। दूसरा, मेरे अंदर भावनाएं, रुचियां, प्रेरणाएं कितनी आएंगी, ये मेरे भावात्मक पक्ष का विकास है। और ये आवश्यक है कि एक शिक्षक न केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करे, बल्कि भावात्मक पक्ष का भी विकास करे, साथ ही साथ क्रियात्मक का भी विकास करे। तो विकास की, समग्र विकास की अवधारणा में ये तीनों पक्ष जो होते हैं, तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक, तीनों और क्रियात्मक, तीनों पे ही फोकस किया जाना जरूरी है। विकास, ये तीनों जो पक्ष होते हैं व्यवहार के, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, मैंने जैसे लिखा है। और ये तीनों पक्षों का डायग्राम आपको बना हुआ है। संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, हेड यानी कि सर, और इसका संबंध बौद्धिक मानसिक क्षमताओं से होता है। दूसरा, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, अफेक्शन यानी कि इसने जो अंदर से, दिल से निकलता है, इसका संबंध भावनाओं से, संवेगों से, रुचियों से, अभिप्रेरणा से होता है, इमोशंस से होता है। ध्यान रखो, इसको मैं लिख देता हूं, इमोशंस है ना, इमोशंस, इमोशंस से होता है। ये एक ऐसा पक्ष होता है हमारे व्यवहार का, ये दूसरा पक्ष। और तीसरा पक्ष जहां पे हम कौशल सीखते हैं, क्रियात्मक तौर पे कोई कार्य करते हैं। तो ये 3 पक्ष होते हैं। प्रश्न यहां से ही बनेगा कि कौन सा पक्ष कहां से संबंधित होता है। निम्न में से संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध निम्न में से किससे है? अ भावनाओं से, ब रुचियों से, स मानसिक क्षमताओं से, द गतियुक्त व्यवहार से। आपको समझ में रहेगा ना, संज्ञानात्मक क्षमताओं से, मानसिक क्षमताओं से, संज्ञानात्मक पक्ष का। तो ये तीनों पक्ष क्या है, इन तीनों पक्षों में जो उद्देश्य निर्धारित किए बीएस ब्लूम ने और उसके सहयोगी ने, उनको सरल से कठिन के क्रम में उनको व्यवस्थित किया। सरल से कठिन के, यानी कि पहले सरल वाला उद्देश्य प्राप्त होगा, उसके बाद उससे कठिन, उसके बाद उससे कठिन, उसके बाद उससे कठिन, ये एक क्रम में प्राप्त होंगे। और जब तक निचला प्राप्त नहीं होगा, जब तक उच्च स्तर का प्राप्त नहीं होगा, ये मैंने लिखा था। और उसके बाद की स्लाइडों में मैंने आपको तीनों पक्षों का, संज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम ने और उसके सहयोगी ने, बीएस ब्लूम ने किया, सहयोगियों ने तो आगे किया, बीएस ब्लूम ने किया 1956 में किया। ये 6 उद्देश्य निर्धारित किए: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इनमें सबसे निचले स्तर पे, निम्नतम स्तर पे ज्ञान, सबसे उच्चतम स्तर पे मूल्यांकन। कौन सा एक है, कौन सा एक नहीं है, सही क्रम क्या होगा, निम्नतम स्तर पे कौन सा उद्देश्य है, उच्चतम स्तर पे कौन सा उद्देश्य है, ये सारे प्रश्न किसने किया, कब किया, ये सारे प्रश्न आपके इस एक स्लाइड से क्लियर होंगे। इसी प्रकार से भावात्मक पक्ष 1964 में कृतवाल मसीहा ने किया। इसका संबंध भावनाओं से, रुचियों से, अभिप्रेरणाओं से होता है इसका संबंध। और इसके अंतर्गत 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए। कौन कौन से उद्देश्य हैं, सबसे निम्नतम स्तर पे कौन सा है, सबसे उच्चतम स्तर पे कौन सा है, कौन सा एक है, कौन सा एक नहीं है, सही क्रम क्या है, ध्यान रखेंगे। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रतिकरण, संगठन और चारित्रीकरण, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। और क्रियात्मक पक्ष 1969 में सिम्पसन ने, 1970 में केवलर ने किया। इसके अंतर्गत जो इस पक्ष का जो संबंध होता है वो कौशलों से, गतियुक्त व्यवहार, हाथों से सीखता। हस्तचालित क्रिया मतलब हाथों से कोई क्रियाएं आप कर रहे हो, गति है आपके शरीर में, उस गति से। अब जैसे एथलीट है, वो अभ्यास करके सीखता है, वो उसका गतियुक्त व्यवहार है, वो उसका कौशल है। एक कारीगर कोई चीजों को बनाता है, मशीनों को बनाता है, वो हस्तचालित कर रहा है, वो उसका कौशल है, वो उसका क्रियात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। एक बच्ची जो किचन में रसोई में खाना बना रही है, अपने हाथों से करके काम कर रही है। चित्र निर्माण, चार्ट निर्माण हाथों से किया जाता है, वो कौशल है, वो कौशलात्मक पक्ष 1969 में सिम्पसन ने किया। ये 6 उद्देश्य निर्धारित किए: उद्दीपन यानी कि अनुकरण, इंपल्सन, इमिटेशन, जैसे बोलेंगे कार्य करना, परिशुद्धता, समन्वय, स्वाभिकरण और आदत निर्माण। और इस पक्ष में ये, और बाकी ये केवलर का ये था ही। अच्छा, ये एक स्लाइड एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको एक बार इसको हटा देता हूं, क्योंकि आपके कोर्स में जब स्लाइड डलेगी तो फालतू ये एक स्लाइड चले। और ये आपका केवलर का, चलिए। तो केवलर ने स्थूल शरीर गति यानी कि संपूर्ण शरीर की गति को लिया, फिर गति में उचित समन्वय को, फिर अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाव भाव से, संकेतों से, ये सब गति युक्त व्यवहार में आते हैं। और सारे के सारे ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको ये सब अच्छे से समझना है, क्योंकि अगले वीडियोज में
संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक उद्देश्य की क्रिया पे चर्चा होगी, भावात्मक पक्ष के प्रत्येक उद्देश्य की क्रिया पे चर्चा होगी, क्रियात्मक पक्ष के प्रत्येक उद्देश्य की क्रिया पे चर्चा होगी। वो कौन कौन से सूचक हैं, शब्द कौन कौन से सूचक है, परीक्षा में सवाल आता है कि कौन सी क्रिया इस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है, कौन सी क्रिया इस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है, वो क्रियाएं आपको समझनी है। तो प्रत्येक पक्ष के लिए पृथक पृथक वीडियो से हमारा काम बड़ा मजबूत होगा, बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी वीडियो की हर बात को आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, उसके बाद ब्लूम की वर्गीकी क्या है, फिर प्रत्येक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनकी क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इन सब को और संशोधन कौन से हैं, इन सबको जान लेते हो तो आपका उद्देश्य वाला खंड पूरा हो जाता है, शानदार हो जाता है। मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की क्रियाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।